इसमें ना वो कंसाइड होती है, फिर मसला आता है। तो कोशिश किया करें कि अपने मेजॉरिटी क्वेश्चन चैट में पूछ लिया करें। आमना मीटिंग में वो होस्ट कर रही हैं। आमना, कोई भी बच्चा चैट में सवाल करे आपने मुझे बता देना, क्योंकि मैंने तो कोड एडिटर ओपन किया होगा। जी ठीक। ठीक है, 30 बच्चे आ गए, हम स्टार्ट करते हैं। हमने ना लास्ट टाइम ये पढ़ लिया था कि सी लैंग्वेज का बेसिक सिंटैक्स क्या है, एक प्रोग्राम कैसे लिखना है। हेलो वर्ल्ड लिखा हमने, जो कि सिग्नेचर फर्स्ट प्रोग्राम होता है। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को देखा और हमने एक दो चीज़ें देखी। तो आज हम ना उसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज हम यूनरी ऑपरेटर्स को देखेंगे। इसके अलावा हम इसके साथ थोड़ा सा इफ कंडीशन को भी पढ़ लेंगे, और इसके अलावा हम नेस्टेड इफ कंडीशन भी पढ़ेंगे। तो वो सब चीज़ें हम अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो काइंडली अपने माइक बंद रखिएगा, मैंने जैसे कहा। आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। आई वॉज नॉट इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, आप वो जाकर देख सकते हैं। वो कोई इतना ऐसे आप कह सकते हैं डिटेल्ड लेक्चर नहीं था। बहुत बेसिक बातें की गई हैं। आपके टीचर्स ने अभी तक वो आपको बता भी दी होंगी, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। ओके, हम ये माइक किसका ऑन है अभी? ठीक है, अब हम ना स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर मूविंग फर्दर, आपको याद होगा हमने ना वेरिएबल्स की टाइप पढ़ी थी। एक टाइप को हमने डिस्कस नहीं किया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे सी के अंदर मैंने बताया था ना, लाइब्रेरीज होती हैं टू इंक्लूड सर्टेन फंक्शंस और सर्टेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हमें उसकी रिस्पेक्टिव लाइब्रेरी को ऊपर कॉल करना पड़ता है, अदरवाइज हमारे कंपाइलर को नहीं पता चलता कि यार हमने कौन सा वेरिएबल का डेटा टाइप यहाँ पे कौन से फंक्शन को कॉल किया। तो आज हम एक न्यू लाइब्रेरी को देखेंगे। इसका नाम है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड तो उससे पहले आता है। लाइब्रेरी का नाम ये है stdbool.h। ठीक है, ओके। stdbool.h हमने लाइब्रेरी क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल की डाटा टाइप पड़ी होती है, जो कि क्या है, बूल, जो कि बूलियन है। तो नाम रख देते हैं वेरिएबल का वेर ही रख देते हैं, और इसके अंदर हम ट्रू रखवा देते हैं। ठीक है, तो ये बूलियन डेटा टाइप होती है। अभी तक आप लोगों को पता होगा कि बूलियन या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ठीक है, तो अब सी लैंग्वेज के अंदर आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम ना फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए %d होता है। मैंने आपको बताया था फ्लोट और डबल के लिए %f होता है। और फिर इसके बाद ये भी डिस्कशन की थी कि कैरेक्टर के लिए %c होता है। लेकिन जो बूलियन डेटा टाइप है ना, इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता। तो अगर इसको आपने प्रिंट करना है ना, तो आप इसको एज एन इंटीजर ही प्रिंट करेंगे। और जब आप इंटीजर प्रिंट करेंगे तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। वो स्टूडेंट बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक बोल नहीं पढ़ा। आप चलें, आप पढ़ लें, मैंने बता दिया है। ये कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ये लें, 1 आ गया। तो बस इसमें आपने इतनी बात याद रखनी है कि बूल इज़ अ वेरिएबल डेटा टाइप, और सी लैंग्वेज के अंदर इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सी लैंग्वेज क्या करती है कि जब आप 1 लिखते हैं तो वो कंसीडर करती है ट्रू, जब आप 0 लिखते हैं तो वो कंसीडर क्या करती है, फॉल्स। ऑल्दो अभी जब हम इफ कंडीशन पढ़ेंगे, मैं इसकी भी एक डिटेल्ड बात आपको समझाऊंगा। मैं सी कंपाइलर के बारे में आपको एक और बात भी बताऊंगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग आप ये बात जहन नशी कर लें कि 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स। अब ये बात अगर समझ आ गई है तो आप हैंड रेस कर लें। अच्छा शहरियार, बूलियन डेटा टाइप जी बूल के नाम से होती है, लेकिन उसकी लाइब्रेरी सेपरेट होती है। और आई गेस वो लाइब्रेरी सेपरेट होने की रीज़न की वजह से ही आपके टीचर्स ने अभी तक वो आपको नहीं बताई होगी। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसे कोई मसले की बात नहीं। ओके, तो ये बूलियन आपको समझ आ गई। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम ना यूनरी ऑपरेटर्स को देखते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। लेट से मैंने प्लस करना है तो 2 वेरिएबल्स ही प्लस होंगे ना, एक वेरिएबल तो किसी में प्लस नहीं हो सकता। सिमिलरली डिवाइड करना है तो 2 वेरिएबल्स चाहिए। आज हम कुछ यूनरी ऑपरेटर्स देखेंगे जो कि एक वेरिएबल के ऊपर लगते होते हैं। तो आपने इनके नाम तो सुने होंगे, मैं लिख भी देता हूँ। 4 टाइप के आपको यूनरी ऑपरेटर्स अभी याद रखने हैं। कौन कौन से? अच्छा मैं नाम लिख देता हूँ। प्री इंक्रीमेंट, इसके साथ ना मैं स्लैश डाल देता हूँ जस्ट टू सेव अप सम स्पेस। प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट, इसी तरह प्री और पोस्ट डिक्रीमेंट। ये लिखे कैसे जाते हैं अगली लाइन में हम वो देख लेते हैं। तो हम एक वेरिएबल VAR कंसिडर कर लेते हैं। तो पहले प्री इंक्रीमेंट है तो वैसे लिखा जाता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट है तो वैसे लिखा जाता है। इसी तरह आपका प्री डिक्रीमेंट है वैसे लिखा जाएगा, और आपका जो पोस्ट डिक्रीमेंट है वो ऐसे लिखा जाएगा। अब इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करते हैं, वो देख लेते हैं। इनका सिंटेक्स समझ लें, और ये समझ लें कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होते हैं।
ठीक है, ओके, अभी तक क्वेश्चन तो नहीं है, ओके। अच्छा, करते क्या है ये देख लेते हैं। तो हम क्यों ना इसे करके देख ही लें। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ए के नाम से बना लेते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं 5, और फिर हम नीचे आके कहते हैं ए प्लस प्लस कर दो। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ करेंगे %d ए की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे ना हम बैकस्लैश एन डाल देते हैं ताकि ये न्यू लाइन भी डाल दे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हम प्लस प्लस ए कर देंगे। अच्छा देखें, हम प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ लेंगे तो प्री और पोस्ट डिक्रीमेंट हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो अब हम प्लस प्लस ए कर देते हैं प्रिंट एफ। अब हम ए की वैल्यू को दोबारा प्रिंट करा के देखते हैं कि लेट से अब होता क्या। चलें इसको रन कर लेते हैं, और रन करने के बाद हम देखेंगे कि ए की इनिशियल वैल्यू 5 थी, तो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ, मैं लिख देता हूँ इसके साथ। ये मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट किया। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट। उसके बाद मैंने प्री इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू 1 फिर इंक्रीज हो गई, और अब ये हो गया 7। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर फ़र्क क्या है। दोनों चीज़ों ने काम तो एक ही किया है, तो प्लस प्लस आगे डालने से या प्लस प्लस पीछे डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है वो, अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये जब हम लूप्स पढ़ेंगे ना कल, आपने ये बात याद रखनी है। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा लूप्स का, लेकिन आपने बात याद रखनी है। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जब इंडिपेंडेंट एक एक्सप्रेशन में आ जाए, मतलब क्या कि ये किसी के साथ इवेल्युएट नहीं हो रहे। अब मैंने ए की प्लस प्लस वैल्यू को किसी एक्सप्रेशन में तो यूज़ नहीं किया ना, ये एज एन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो फिर इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। तो मैं अगर एक सेपरेट लाइन के अंदर ए प्लस प्लस लिख रहा हूँ, या मैं एक सेपरेट लाइन के अंदर प्लस प्लस ए लिख रहा हूँ, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होने वाला। सवाल यह है कि फर्क कब होगा। फर्क तब होगा जब हम इसे किसी एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, जब कैलकुलेशन हो रही होगी। वो कैसे होगा, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पार्ट को कर देते हैं अभी के लिए कमेंट आउट। आपने ए की वैल्यू को नहीं भूलना है, ए की वैल्यू क्या है, 5 है। इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं बी लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू, अभी के लिए बी की वैल्यू समझ लें, हम लिख देते हैं 7। ठीक है, और हम इन दोनों को ना यहाँ से कट कर लेते हैं ताकि वो हम नीचे जाके इसे नीटली लिख लें। ये लें। अच्छा, अब फर्क क्या आएगा, फर्क ये देख लीजिए, हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं, एक सी और एक डी। सी के अंदर मैं कहता हूँ कि सी होगा बराबर ए प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और डी बराबर होगा प्लस प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 3। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट एफ के अंदर लिख देता हूँ सी इक्वल्स %d, कॉमा डी इक्वल्स %d। और पहले सी की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, फिर डी की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, और देख लेते हैं कि आउटपुट में क्या आता है, फिर हम समझ लेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। चल, सी की वैल्यू आ गई 10, डी की वैल्यू आ गई 24। ओके, ये करने के साथ साथ इससे पहले हम पता क्या करते हैं, हम ए और बी की वैल्यू को भी प्रिंट करा देते हैं, आखिर हमें पता तो लगे कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। तो हम लिखते हैं जी ए इज इक्वल टू %d, ओके, कॉमा बी इज इक्वल टू %d, और इसी के साथ ब्लैक स्लैश एन डाल देते हैं। तो पहले की जगह हम ए लिख देते हैं, दूसरे की जगह हम क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। चलो अब बेटर होगा, अब हम इसे क्लियरली समझ पाएंगे। ओके, ए की वैल्यू हो गई 6, बी की वैल्यू हो गई 8, सी की 10 है और डी की 24 है। हुआ क्या है बैकएंड पे, अब ये चीज समझनी है। इधर आ जाए, ए की वैल्यू थी 5, तो ए प्लस प्लस हुआ, ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। जी सर, हमें ये पार्ट समझ आ गया, हम पता लग गया। ओके, बी की वैल्यू 7 थी, प्लस प्लस बी हुआ, बी की वैल्यू क्या हो गई, 8। फर्क कहाँ पे आया, फर्क आया इस पार्ट में, जहां मैंने इन्हें किसी एक्सप्रेशन के अंदर किसी कैलकुलेशन में क्या कर दिया, यूज कर दिया। अब देखो, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब सुनना है गौर से। पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है कि भाईजान, मैं जिस भी कैलकुलेशन में आ रहा हूँ, मैं उसको छेड़ूंगा नहीं, मैं वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू के साथ उस कैलकुलेशन में तमीज के साथ इवेल्युएट होऊंगा, लेकिन जैसी एक्सप्रेशन खत्म होगी मैं अपडेट हो जाऊंगा। तो ए की इनिशियल वैल्यू अगर आपको याद हो तो वो क्या थी, 5 थी। अब ए की वैल्यू 5 यहाँ पे लिखी हुई है पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ने कहा कि सर जी मैं एक्सप्रेशन को नहीं खराब करने वाला, एक्सप्रेशन को ऐसे ही सोल्व होने दो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की जगह वैल्यू क्या यूज होने वाली है, ए इज इक्वल टू 5। अब 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 10। तो सी में क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। आप नीचे देख सकते हो सी में क्या वैल्यू प्रिंट हुई है, 10 प्रिंट हुआ है। उसके बाद ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 5 थी, अब इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 6। तो नीचे आप देख सकते हो ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 6 आफ्टर दिस एक्सप्रेशन वाज इवेल्युएटेड। अब इधर आ जाओ,
प्री इंक्रीमेंट कहता है कि भाई मुझे बहुत जल्दी है, मैंने नहीं आपकी बात सुनी, मैं एक्सप्रेशन के इवैल्यूएट होने से पहले खुद को अपडेट कर लूंगा। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ने पता क्या किया, उसने कहा कि भाई बी की वैल्यू 7 थी, एक्सप्रेशन को उसने रोक दिया, उसने कहा भाई पहले इंक्रीमेंट होकर आओ, तो बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई, 8 हो गई। अब 8 मल्टीप्लाई 3 हुआ तो वो आता है 24, तो 24 असाइन हो गया डी को, और बी की अपनी वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट जो होते हैं ना, बेसिकली ये मैं ना इसकी एग्जीक्यूशन रोक देता हूँ। ओके, तो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट जो होते हैं वो बेसिकली डिफर कर रहे होते हैं जब वो किसी इवेल्युएशन या एक्सप्रेशन के अंदर इवेल्युएट हो रहे होते हैं। ठीक है, कैसे डिफर कर रहे होते हैं मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट इंक्रीमेंट में वेरिएबल की पुरानी वैल्यू ही एक्सप्रेशन में यूज होती है और एक्सप्रेशन के खत्म होने के बाद वो अपडेट हो जाता है। प्री इंक्रीमेंट की भी पुरानी वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज नहीं होती। प्री इंक्रीमेंट कहता है कि पहले इंक्रीमेंट हो और फिर मैं तुम्हें एक्सप्रेशन के अंदर यूज होने दूंगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। समझ आ गई? हैंड रेस करते हैं। अच्छा, मैं ना बार बार नहीं आपको कहूंगा कि आप हैंड रेस कर दें। जब मैं पूछता हूँ ना कोई भी सवाल के समझ आ गई, ये चीज़ पता लग गई, तो आपने हैंड रेस करके ही बताना कि आपको आ गई समझ। ठीक है, तो ये था ऑन द ग्राउंड लेवल प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इस चीज़ों को कॉम्प्लिकेट भी किया जा सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लिख दोगे ना, फर्ज किया मैंने वेरिएबल बी बनाया और मैंने कहा सी इज इक्वल टू प्लस प्लस बी प्लस बी प्लस प्लस, मतलब मैंने एक ही एक्सप्रेशन में सेम वेरिएबल को प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट करा दिया, तो फिर सी थोड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देगा। तो रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे वो कोड भी भेजा था, उन्होंने कहा था कि इसका रिजल्ट वैसा क्यों नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए। उसकी वजह यही है कि आप एक वेरिएबल को एक एक्सप्रेशन में जब मल्टीपल टाइम्स इंक्रीमेंट लगा दोगे ना, तो सी का कंपाइलर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर जाता है। अब ये हो गया आपके यूनरी ऑपरेटर्स। ये सबको समझ आ गए तो हैंड रेस करते हैं। अच्छा, मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, कुछ लोग मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है ना, तो आपको बस एक गुड इनफ नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का। इतना डीपली डाइव करके चीज़ों को नहीं सीखना। आप उतना सीखो जिससे आप एक प्रोग्राम बना सकते हो, बाकी की चीज़ें आप बनाते हुए सीख लेते हो। तो हम भी इस कोर्स में उतना ही सीख रहे होंगे। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए था, और इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या पढ़ना है, अब हम देखेंगे कि कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो वो क्या होता है अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा ये वाला खाता पूरा हो गया, तो अब हम इस सबको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारे आगे आने वाले कोड के अंदर मसला क्रिएट ना करे। उसको भी कमेंट डाल देते हैं। ओके, अब ना हम इसको नीचे आ जाते हैं। ओके, अब हम क्या देखने लगे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आई एम प्रिटी श्योर अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं भी है ना, तो आपको इन सिंबल्स का पता है। कुछ सिंबल डिफरेंट है, वो ध्यान रखिएगा। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। एक दफा फिर रिपीट कर दें। सर क्विकली, बूलियन डेटा टाइप। अच्छा शहीद, क्या एक बार दोबारा बता दूं, ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, इफ वी डोंट ऐड रिटर्न जीरो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, ये बात मैं आपको तब बताऊंगा जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे। आपको मैंने वैसे पहले लेक्चर में बताया था, तो ये चीज़ आप फंक्शन के बाद पूछ लीजिएगा। अभी आप लोग वो सवाल कर लें जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, वो भी बता दिया जाएगा। अच्छा, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। बात मैंने ये बताई थी कि प्री इंक्रीमेंट क्या करता है कि वो एक्सप्रेशन में इवैल्यूएट होने से पहले वैल्यू को अपडेट कर देता है। इसलिए आपने इस पार्ट में देखा जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि बी की वैल्यू यहाँ पे 7 ही यूज हुई। अगर बी की वैल्यू 7 यूज हुई होती तो डी प्रिंट होता 21, लेकिन डी तो प्रिंट हुआ 24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्री इंक्रीमेंट लगाने की वजह से इस एक्सप्रेशन के कैलकुलेट होने से पहले बी की वैल्यू बढ़ के 8 हो गई। अब पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू अपडेट करता है आफ्टर द एक्सप्रेशन हैज बीन इवैल्यूएटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 6 नहीं यूज हुआ। 6 यूज हुआ होता तो सी की 12 वैल्यू आती, लेकिन सी की वैल्यू क्या आ गई, 10 आई। इसकी वजह ये है कि पोस्ट इंक्रीमेंट पुरानी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज करता है और बाद में खुद को अपडेट करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ लगी शहीद? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इंक्रीमेंट्स को देख लिया, हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो ये लेस देन इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा जाता है, कब यूज करना है कैसे यूज करना है देख लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू का ऑपरेटर ये होता है, वो सिंगल इक्वल इक्वल टू नहीं होता, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और इसकी एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इक्वल टू का ऑपरेटर ये होता है, याद रखिएगा।
और एक ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू, वो ये होता है। तो ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनका मतलब क्या है, आप सबको बचपन से पता है कि ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या होता है। दो किसी को इनमें भी कंफ्यूजन है तो वो अपना मेरे से सवाल कर सकता है, आप टाइप कर लें उतनी देर तक, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स को आगे बताना। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ हमने ना इफ कंडीशन को बेसिकली जोड़ना था, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब हम बेसिकली पढ़ने लगे इफ कंडीशंस को। ठीक है, अभी तक हमने प्रोग्राम के बारे में पता है क्या स्टडी किया, हमने ये स्टडी किया कि पूरा प्रोग्राम सिक्वेंशियली चलता है। तो पहले ये स्टेटमेंट, फिर ये स्टेटमेंट, फिर ये और नीचे तक इस तरह ये सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम का सर्टेन पार्ट तब चले जब कोई कंडीशन ट्रू हो और सर्टेन पार्ट तब चले जब कंडीशन फॉल्स हो, या व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम का एक पार्ट तब चले जब मेरी कंडीशन ट्रू हो और वो पार्ट चले ही ना जब कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो इस केस में हम यूज करते हैं इफ कंडीशंस। इफ कंडीशंस कैसे यूज करनी है वो हम देख लेते हैं। तो बजाय इसके कि मैं आपको पहले बताऊं इफ कंडीशंस क्या हैं, वो यूज कैसे होती हैं, हम एक केस स्टडी को देखते हैं और हम उसके साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर करें एक बच्चा है, उसके मार्क्स हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराए हैं और अभी मैं उसको आर्बिट्रेरी वैल्यू 78 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जब बच्चे के मार्क्स 50 से ज्यादा हो तो मैं प्रिंट करूं यू आर पास, अदरवाइज मैं कुछ भी ना प्रिंट करूं। तो फिर इसमें मैं कंडीशन लगाऊंगा। सिंटैक्स देख लें, आपने लिखना है इफ, ये कीवर्ड है, आगे आएगी ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर लिखनी है कंडीशन जिसके ट्रू होने पर आप चाहते हो इफ का ट्रू वाला पार्ट चले। तो कंडीशन क्या है कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ये मैंने लिख दी कंडीशन। ओके, अगर एक ही स्टेटमेंट है ना तो आप बगैर कर्ली ब्रेसिस लगाए उसको टैब देके यहाँ पे लिख लिया करें, कोई मसले की बात नहीं। वो मैं चाहूंगा कि आप प्रिंट एफ कर दें यू आर पास। ठीक है, बट आगे जाके आप इफ कंडीशन के ट्रू होने पे सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं चलाओगे, आप मल्टीपल स्टेटमेंट चलाओगे। तो बेटर प्रैक्टिस है ना वो ये है कि आप इसके आगे हमेशा कर्ली ब्रेस डाला करो और उसके अंदर लिखा करो। ठीक है, ओके, ये मेरी होगी इफ कंडीशन। और इस इफ के नीचे आके हमने क्या प्रिंट कर देना है, बाय। यहाँ पे एक न्यू लाइन ऑपरेटर भी डाल देते हैं जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। ओके, अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है ना वो नहीं भूलना। प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होता है सिक्वेंशियली। तो पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर ये इफ स्टेटमेंट चलेगी। अगर तो ट्रू हो गई तो प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स हो गई तो ये पूरा का पूरा जो इफ का ब्लॉक है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्किप हो जाएगा और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसे चला के देख लेते हैं। तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से उसने क्या लिख दिया, यू आर पास। अब हम कंडीशन को फॉल्स भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं। अब 12 तो 50 से कम है, तो आप देखिएगा कि फिर डायरेक्ट बाय प्रिंट होगा। अब देखिए बाय प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि जब वो इफ में आया उसने देखा क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू नहीं थी, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक स्किप हो गया। फिर वो एज इट इज नीचे सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने गया और उसने बाय को प्रिंट कर दिया। ये बात समझ आइए तो हैंड रेस कर दें। ओके, आगे अब देखें। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार ऐसे ना हो, इस तरह तो एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाएगी। अगर बच्चे के मार्क्स 50 से कम है तो मैं उसे कहूंगा कि यू हैव फेल्ड। ठीक है, ताकि उसे पता हो। तो इस केस में हम लगाते हैं एल्स। अब देखें, एल्स और इफ बड़े सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि इफ अगर चल गया तो ये चला दो, एल्स अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर एल्स वाला पार्ट चला दो। तो जब इफ नहीं चलेगी तो हम कहेंगे कि यार एल्स वाला पार्ट चला दो और उसके अंदर क्या लिख दो कि यू फेल्ड। हाँ, ठीक है। और अब हम एल्स वाला पार्ट देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। अब वैसे हमारे कोड की नोए से एल्स वाला पार्ट चलना चाहिए। देखें, उसने लिख दिया यू फेल्ड, हाँ, ठीक हो गया। तो दैट्स हाउ इफ एंड एल्स वर्क्स ऑन बेसिक कंडीशन। अब ये इसका ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि इसकी समझ आ गई है। ओके, अब हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर आपको कंफ्यूजन आएगी और जो चीज़ें सी लैंग्वेज ना थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करेगी। आपने एक बात याद रखनी है कि अभी तक ना आपने जब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आगे जाके पढ़ोगे ना, वो इफ की कंडीशन के अंदर ना एक बूलियन वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो या तो ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, उसकी बेस पे इफ और एल्स चलेगी। आप जावास्क्रिप्ट जावा के अंदर काम कर रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट की तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, जावा की मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप अगर उसमें बूलियन एक्सप्रेशन नहीं डालोगे ना तो वो आपको कहेगा कि नहीं भाई, इफ के ब्रैकेट के अंदर कोई बूलियन कंडीशन होनी चाहिए, अदरवाइज वो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। लेकिन सी लैंग्वेज ऐसे नहीं चलती। सी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया बूलियन का कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता।
तो सी लैंग्वेज अगर आपने अब डिटेल समझना वो ये है कि वो जीरो को तो फॉल्स समझती है, वो जीरो के अलावा किसी भी वैल्यू को ट्रू कंसीडर करेगी। अब देखना इसका मतलब क्या है। अभी तक आपको पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर अगर ट्रू आया तो क्या लिखा आएगा, यू आर पास, और फॉल्स आया तो लिखा आएगा यू फेल्ड। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर पता क्या करूंगा, मैं सिर्फ 50 पास कर दूंगा। तो 50 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर और ये जीरो भी नहीं है, तो इसको चला देते हैं। यू आर पास लिखा आ गया। अब 50 कोई कंडीशन तो नहीं है ना बजाहिर, लेकिन बात क्या है, बात यह है कि 50 इज अ नॉन जीरो वैल्यू और सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू वो ट्रू कंसिडर होती है, तो इसलिए उसने ट्रू वाला पार्ट चला दिया। ये बात समझ लगी? तो हैंड रेस कर दें। ठीक है, पहली बात हो गई ये कि जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू डालोगे वो ट्रू कंसिडर होगी। अब दूसरी बात सुन, जी किसी का क्वेश्चन है? अपने माइक्स काइंडली ऑफ रखें। ठीक है, तो एक होगी बात ये। अब दूसरी बात देखते हैं वो क्या है। वो ये है कि अब ना यहाँ पर हमें अपना, जाहिर सी बात हम बूलियन के साथ काम कर रहे थे, तो हम ना बूलियन वेरिएबल के हवाले से भी एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि मैं बूलियन वेर की वैल्यू रखवा देता हूँ इस दफ़ा ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ वेर डबल इक्वल्स ट्रू, तो फिर ये वाला पार्ट चला दो, और फिर अगर फॉल्स हो जाता तो फिर ये वाला पार्ट चला दो। अब वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो ट्रू लिखवाई है ना, तो ये वाली चीज ट्रू है, कंडीशन ट्रू है कि मैं चेक करूं कि वेरिएबल के अंदर क्या ट्रू वैल्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो मैं इसको रन करूंगा तो यू आर पास लिखा आ गया। ठीक है, अब ये बात नहीं मैंने समझानी थी, बात में जैसे समझानी थी वो ये है। अब गौर से देखें, वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, ट्रू पड़ी है। अगर मैं प्रिंट एफ करूंगा वेरिएबल की वैल्यू को तो वो 1 प्रिंट करेगा। इसका मतलब वो क्या प्रिंट कर रहा है, 2 प्रिंट कर रहा है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो वेरिएबल का नाम नहीं होता, वो उसके अंदर की क्या होती है, वैल्यू होती है। इससे पहले आप अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लिखो इंट a इज इक्वल टू 7 और आप लिख देते हो b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 3, तो क्या वो a को 3 से मल्टीप्लाई करेगा कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा? वो ऑब्वियसली a के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब जहां कहीं पे भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हो वो वेरिएबल का नाम नहीं होता, वो उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू होती है। तो अगर मैं इस पार्ट के अंदर ये चीज हटा दूं ना और सिर्फ वेर लिख दूं तो ये फिर भी लेजिट है। क्यों? क्योंकि अगर ये वेरिएबल में ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट चल जाएगा। अगर इसके अंदर मैं फॉल्स रखवा दूं तो आपको पता है कि एग्जीक्यूशन में ये वाला पार्ट अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा और उसके हिसाब से आगे का कोड चल जाएगा। तो यू फेल्ड, हाँ हाँ आ गया, ठीक हो गया। एक दफा बूलियन का रिपीट कर दें, वो अली को समझ नहीं है, वो बूलियन का रिपीट करने को कह रहे हैं। ओके अली, बूलियन एक ऐसी डेटा टाइप है जो या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको ये बता रहा था कि लेट्स से मैं कोई इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं कहता हूँ इंट a इज इक्वल टू 7 और मैं प्रिंट एफ करता हूँ a को, तो क्या वो a प्रिंट करेगा कि 7 प्रिंट करेगा? वो 7 प्रिंट करेगा। इसका मतलब कि आप जब वेरिएबल बनाते हो ना, तो और आप कहीं पे भी वेरिएबल का नाम लिखते हो तो आप बेसिकली बैकग्राउंड पे उस वेरिएबल का नाम नहीं दे रहे होते, आप उसके अंदर की वैल्यू दे रहे होते हो। अब मैंने कहा कि इफ कट ये पार्ट तब चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, ये तब चलेगा जब फॉल्स होगी। ऐसे ही है, तो मैंने इसके अंदर वैल्यू रखवा दी फॉल्स। मैंने कहा अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी कॉल कर दूंगा ना वेरिएबल का नाम लेके, तो ये अपनी इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये ऑन द बैक एंड कुछ इस तरह लिखा जाएगा, इफ ब्रैकेट फॉल्स। क्या ऐसे ही नहीं होता जब मैं चेक कर रहा था कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 इवेल्युएट होकर या तो ट्रू बनता था या तो फॉल्स बनता था। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स दे दिया उसे। तो इफ जब फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, लेकिन ये वाला पार्ट तो चल जाएगा ना, तो फिर वो आपको प्रिंट कर देगा यू फेल्ड। ठीक है, ये बात समझ लगी अली आपको? बाकियों को समझ लगी है तो हैंड रेस कर दें। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक ना सिंगल कंडीशन के ऊपर प्ले कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि अगर मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं तो फिर उसके मुताबिक हमने इफ एल्स को कैसे स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। हम ये वाला पार्ट फिर से कमेंट कर देते हैं। अच्छा, मेरा असल में कोड बहुत ज़्यादा मैसी लगता है क्योंकि मैं एक ही फाइल के अंदर रहता हूँ, लेकिन डोंट वरी, लेक्चर नोट्स के अंदर आपको साफ फॉर्म में दे दिया जाएगा। किसी का मीनवाइल कोई क्वेश्चन? कहना वेरिएबल भी बहुत रियल एंड इमेजिनरी। आप अभी इमेजिनरी वेरिएबल्स के साथ डील नहीं कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, लेकिन हाँ वो लेटर ऑन अगर उसके ऊपर कोई बात करनी हो, क्योंकि वो बहुत ही कम्प्लेक्स बात है, वो आपके स्टेज पे बिल्कुल भी डिस्कस होने वाली बात नहीं है। ओके हम आगे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग ना काइंडली, जो मैंने पहले भी बोला है, चीज़ पढ़े होते हैं उसके रेलेवेंट सवाल किया करें। गुड क्वेश्चन,
बट ये थोड़ा सा स्कोप के बाहर है, तो वो बाकी बच्चों का टेम्पो उस तरह वो ये ना फील करें कि अब ये क्या चीज़ है, नहीं आ गई है। लेकिन डोंट वरी, ये इमेजिनरी वेरिएबल्स कोई आपकी पीएफ का पार्ट नहीं है, हम रियल डेटा के साथ ही डील कर रहे होंगे। गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब हम डिस्कस करने लगे थे कि हम मल्टीपल कंडीशंस को कैसे हैंडल करते हैं। 3 चीज़ें हैं, ये देख लें। एंड ऑपरेटर, जो कि क्या होता है, ये वाला एम्परसेंड। फिर इसके बाद आता है और ऑपरेटर, जो कि क्या होता है, ये डबल, ये स्ट्रेट लाइन, ये आपके बैक स्पेस के नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नॉट ऑपरेटर, अगर आपने नॉट ऑपरेटर आपने ऊपर देख लिया था, अगर आपने बेसिक फिजिक्स भी पढ़ी है ना, या आपने गेट्स वगैरह देखे होंगे, तो आपको पता होगा एंड और नॉट का क्या मतलब होता है। स्टिल किसी को नहीं पता तो वो लिख दे टेक्स्ट फॉर्म में। और इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि एंड ऑपरेटर कहता है कि मैं जिन भी कंडीशंस के दरमियान में लिखा जाऊंगा उन दोनों का ट्रू होना जरूरी है। आपको याद है, अगर आप ट्रुथ टेबल बनाते थे तो 1 और 0 को अगर एंड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। उसकी रीजन क्या है कि एंड कहता है कि दोनों अगर 1 होंगे तभी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर 1 नहीं आएगा। और ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई ना तो फिर इफ पार्ट चलने दो। तो इसलिए आपको याद होगा, अगर आप और का ट्रुथ टेबल बनाते थे ना तो 1 और 0 को जब और करते थे तो आंसर क्या आता था, 1 आता था। नोट जो है वो शहजादा है, वो कहता है मैंने 1 को 0 कर देना, 0 को 1 कर देना, तो वो एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। ये तीनों के बारे में आप सबको पता है ना, तो अपना हैंड रेज कर दें ताकि मैं फिर आगे इसको इफ के अंदर आपको यूज करके दिखाऊं। अच्छा, फर्ज किया मैंने अपना इंस्टीट्यूट बनाया और मैं उस पर काम कर रहा था और मैंने अब रिजल्ट कंपाइल करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें और वो डल स्टूडेंट्स बनने, ऑल्दो ये कोई डल स्टूडेंट होने की डेफिनेशन नहीं, लेकिन मैं फर्ज किया ऐसे सोच रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई ये नहीं होना चाहिए, मैं उनके क्रेडिट पॉइंट्स रखूंगा स्पोर्ट्स के। अगर उनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हों और उनके क्रेडिट पॉइंट्स भी 50 से ज़्यादा हुए तो ही बच्चा पास होगा, अदरवाइज बच्चा पास नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, रिक्वायरमेंट क्या, आप अपनी रिक्वायरमेंट सुन लें कि दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ही बच्चा पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा। तो आप मुझे टाइप करके बताएं अब इसमें कौन सा आएगा, एंड आएगा, और आएगा कि नॉट। मैंने चैट ओपन की हुई, एंड आएगा एग्जैक्टली। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, ओके। अब हम लिख लेते हैं। तो एग्जांपल ऐसे लिखता हूँ मैं कि लेट्स से यहाँ पे आ जाए, मैं कहता हूँ इंट मार्क्स, और मार्क्स को हम अभी रखवा देते हैं 56, और फिर मैं कहता हूँ इंट ठीक है, ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट पॉइंट्स लिख देता हूँ, और पॉइंट्स को मैं कर देता हूँ 78। कंडीशन क्या है मेरी, कंडीशन याद रखनी है। मैं कहता हूँ कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50, इसको ना करीब लिख देते हैं, ठीक है। और एंड दूसरी कंडीशन क्या है, पॉइंट्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब अगर ये दोनों ट्रू हैं तो प्रिंटफ पास बैकस्लैश n। एल्स में क्या करूं, प्रिंटफ फेल बैकस्लैश n, ठीक हो गया। और इन दोनों के बाद आप क्या करो, नीचे आके प्रिंटफ कर दो गुड बाय। तो अब इसे हम चला देते हैं और इस कोड को रन करते हैं, तो पास आ गया। क्यों, क्योंकि मार्क्स भी 56 से ज़्यादा थे और पॉइंट्स भी 50 से ज़्यादा थे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पॉइंट्स को कम करके 12 कर देता हूँ। अब अपने कोड को दोबारा रन करके देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उसने फेल प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो सिमिलरली मैं एंड की जगह यहाँ पे अगर और डाल देता हूँ तो अब अभी दोबारा ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और की कंडीशन क्या है कि किसी एक स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। तो ये तो ट्रू है ना कि मार्क्स तो 50 से ज़्यादा है, पॉइंट्स बेशक 50 से कम हो, उससे मेरा क्या लेना देना। तो वो फिर से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो दैट्स हाउ एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स वर्क। समझ आ गई तो आप हैंड रेज कर दें, ठीक है। ओके, तो हमने एंड और नॉट को डिस्कस कर लिया। अभी तक जितना भी हमने थोड़ा सा ही पढ़ा, वैसे जितना कहना नहीं चाहिए। तो इसमें किसी को कोई एम्बिग्विटी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, अब ना हमने पीछे एक दो चीज़ें डिस्कस की थी जब मैं आपको इफ़ बता रहा था। मैंने आपको ये बताया था कि आप इफ़ के अंदर एक ये याद रखना कि वेरिएबल का डायरेक्ट नाम भी पास किया जा सकता है, जो मैंने वेरिएबल नाम डायरेक्ट पास किया था।
नोट बता दें? चले मैं नोट बताता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। और उससे पहले मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी उसके साथ कि आप, मैंने क्या बताया था, मुझे खुद ज़हन से निकल गया, मैं देख ही लूँ। ओके, या मैंने वेरिएबल की तो डायरेक्ट वैल्यू पास की थी, और एक और चीज़ भी बताई थी आई गेस, वो कोई, हाँ मैंने ये बताया था कि हर नॉन जीरो वैल्यू एज अ ट्रू ट्रीट हो रही होगी। तो आप अगर यहाँ पे सिर्फ 7 भी लिख दोगे, 8 भी लिख दोगे, तो ट्रू पार्ट चलेगा। अब तीसरी बात एक मैं बताना वैसे भूल ही गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको नॉट ऑपरेटर की एग्जांपल दे देता हूँ। नॉट ऑपरेटर कुछ इस तरह चलता है, वो एक के साथ आता है। मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, लेट्स से इसको मैं कैसे काम, मैं नॉट ऑपरेटर की ना आपको एक ईजी एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कंसीडर करें मेरे पास एक वेरिएबल है, वो है टाइप बूल का, और उसके अंदर लिखा हुआ है EOF। EOF स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं फाइल्स को पार्स कर रहा था, मैं किसी जगह पे बैठा काम कर रहा था, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया टू इंडिकेट कि मेरी फाइल एंड हुई है कि नहीं हुई, और उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखवा दिया है, EOF रखवा दिया है। तो जब फाइल एंड हो जाएगी तो उसमें ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज उसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो मैंने अभी रखवा दिया ट्रू, इसका मतलब क्या है कि फाइल एंड होगी। तो अगर मैंने नॉट को यूज करना है तो मैं इस तरह यूज करूंगा, इफ नॉट EOF, तो क्या कर दो, printf नॉट एंडेड। इधर मैं से क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एंड ऑफ फाइल की वैल्यू ट्रू आ जा नहीं आती ना, तो फिर आपने कहना नॉट एंडेड, अदरवाइज आपने कह देना एंडेड। तो इसको रन कर लेते हैं, तो वो नहीं चला, ऑब्वियस ही बात है। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ फाइल था यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पे उसकी जगह हमने ट्रू रिप्लेस किया। तो अब देखें, ये कुछ ऐसे आ गया, नॉट ऑफ ट्रू, ऐसे ही है। और नॉट ऑफ ट्रू आप सबको पता क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो जैसे इस ब्रैकेट में फॉल्स आया तो उसने इसको क्या कर दिया, स्किप। अब फॉर एग्जांपल कि फाइल्स एंड हुई ही नहीं थी, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, नॉट ऑफ फॉल्स क्या हो जाता है, ट्रू। तो अब यहाँ पे ट्रू आया, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नॉट एंडेड। ठीक है, ये बात समझ लग गई आपको? ओके, उबैद, गुड क्वेश्चन। वो ज़रा आप खुद करके देखिएगा, एंड इफ़ यू फील एनी एम्बिग्विटी, ये सब चीज़ें आप लोग खुद ट्राई किया करें ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको एक बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, उसके ऊपर आपने खुद अपना इम्प्लीमेंटेशन करके देखनी है। आप लोग एरर जब आते हैं ना, तो उनको रीड भी किया करें, तो डू ट्राई इट योरसेल्फ। तो अभी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने उसको रूट लेवल से समझ लिया, हम उसको इंशाल्लाह बाकी कॉन्सेप्ट्स को आगे कवर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया EOF को। ओके, हाँ मैं आपको पहले बात बताना चाह रहा था, उसके लिए ना मैं पिछला एक कोड अनकमेंट करता हूँ जाके। आई गेस ये वाला था, यू आर पास और यू आर फेल वाला। ठीक है, इसको मूव करते हैं इसको, और यहाँ पर ना मैं कंडीशन क्या डालता हूँ, मैं वेरिएबल वाली कंडीशन हटा देता हूँ। हम मार्क्स के ऊपर काम कर रहे थे अभी, तो हम मार्क्स को भी यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, चलो मार्क्स के ऊपर वापस आ जाते हैं। मार्क्स ग्रेड डबल इक्वल्स टू 50। अब एक सर्टेन कंडीशन है कि अगर मार्क्स 50 के इक्वल हैं तो ही पास हो, अगर 50 से ज़्यादा तो भी फेल कर दो, 50 से कम है तो भी फेल कर दो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्या अजीब सी लॉजिक है, जो अगली बात बताने लगा हूँ वो ज़रूरी है, वो समझ लेनी है। आप लोग ये गलती करोगे, आप इक्वल टू और असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर फ़र्क करना भूल जाओगे। पता क्या करोगे आप लोग, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये कर दोगे, और फिर आप इसको चलाओगे। अब मार्क्स की वैल्यू ऊपर देखना क्या है, 12 है। अब नीचे आंसर तो असूलन आना चाहिए था, यू फेल्ड, यहाँ पे आ गया यू आर पास। अब ये क्या हुआ है, इसको देखने के लिए हम एक और काम करते हैं, हम इसकी इफ की ब्रैकेट के अंदर ना मार्क्स की वैल्यू को एक दफ़ा प्रिंट करा लेते हैं, ये देखने के लिए कि काम हो क्या रहा है। तो %d और कोमा मार्क्स, ठीक है। और इधर से ना हम एक्स्ट्रा न्यू लाइन ऑपरेटर भी डाल देते हैं। अब चला के देखते हैं मार्क्स की वैल्यू क्या है। मार्क्स की वैल्यू हो गई 50। अब सुनना आपने हुआ क्या, जब आपने इक्वल टू की जगह यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर डाला ना, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे आके मार्क्स को वैल्यू असाइन कर दी 50 की। तो जब ये वाला पार्ट चला ना, तो यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है, ये बस मार्क्स इज इक्वल टू 50, सिंपल असाइनमेंट लग गई। अब सी लैंग्वेज के अंदर एक तो चीज मैंने बताई थी कि अगर जीरो नहीं आता तो जो भी नंबर आ रहा है उसका मतलब ट्रू है। एक और चीज समझ लो, अगर कोई टास्क बगैर एरर के एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, जैसे कि यहाँ पे एक टास्क सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, क्या एग्जीक्यूट हुआ कि मार्क्स को 50 की वैल्यू असाइन होगी, उसका मतलब भी ट्रू होता है। तो यहाँ पे इफ की ब्रैकेट के अंदर मैंने जो भी टास्क परफॉर्म किया वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया,
और उसने यहाँ पे ट्रू रिप्लेस कर दिया और नीचे यू आर पास चल गया। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि इक्वल टू और असाइनमेंट ऑपरेटर में फर्क होता है। आपने जब भी इफ कंडीशन को यूज करना है तो आपने इक्वल टू ऑपरेटर डालना है। मैं अगेन बता देता हूं कि कोई भी सेट ऑफ प्रॉब्लम, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो उसका आंसर ट्रू कंसीडर होता है सी के अंदर। तो यहाँ पे ये सेट ऑफ स्टेटमेंट तो नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट ही है ना, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो यहाँ पे ट्रू आ गया और इसने ये पास कर प्रिंट कर दिया। हालांकि हमारी एक्चुअल लॉजिक क्या थी, हम चाह रहे थे कि मार्क्स अगर 50 के बराबर हो तो ही पास करो, लेकिन मार्क्स इनिशियली 12 थे। तो इस तरह के लॉजिकल एरर का आपने ध्यान रखना है। ये बात समझ लग गई है? तो हैंड रेज कर दें। ठीक है, अब हम इफ कंडीशन की जितनी भी चीजें हैं ना उनको मेरे ख्याल हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको मैंने एंड और नॉट बता दी, आपको मैंने ये बता दिया इफ कंडीशन कैसे काम करती है, एल्स कैसे काम करती है, और कुछ ऐसी गलतियां भी बता दी जो आप करेंगे। मैं इंशाल्लाह ये भी मेंशन कर दूंगा नोट्स के अंदर। अब हम लास्ट चीज पढ़ते हैं जो कि नेस्टेड इफ है, उसको इफ एल्स इफ भी कहा जाता है। तो अगेन बजाय इसके कि उसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराया जाए, हम ऐसा करते हैं कि हम एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, एक केस स्टडी को देखते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है, तो अभी के लिए मैं पता क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम नीचे चले जाते हैं और अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, होता क्या है कि मैं लेट्स से मार्क्स निकालता हूँ 75 कर देता हूँ। अच्छा, सवाल समझ लें सवाल क्या, उसके बाद काम भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं डाला था। ओके, सवाल ये है, मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चे के मार्क्स 85 से ऊपर हैं तो आपने लिखना है योर ग्रेड इज ए प्लस। अगर बच्चे के मार्क्स 75 से ऊपर हैं तो आपने ग्रेड लिखना है बी प्लस। और अगर बच्चे के मार्क्स 65 से ऊपर हैं आपने ग्रेड लिखना है सी प्लस। और अगर बच्चे के मार्क्स 65 से नीचे हैं तो आपने लिखना है फेल। तो अगर हम इसकी नाइव अप्रोच यूज करें, हम पता क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि अच्छा ये तो बड़ा इजी है, हम लिख देंगे इफ, सॉरी इफ के अंदर स्ट्रिंग लिखने लगा था अभी। ओके, हम कहेंगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 85 तो printf क्या करो, परसेंट ई नहीं सॉरी ए प्लस कर दो, यही है। और ओके, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ओके, इसको पेस्ट करते हैं, इसको एक दफ़ा फिर पेस्ट करते हैं और 75 65 और एल्स और डाल देते हैं। ओके, अभी आपने टेंशन नहीं लेनी क्या हो रहा है, मैं बता देता हूँ। अब हम कहते हैं मार्क्स अगर 75 से ज़्यादा है तो बी प्लस कर दो, और अगर सी प्लस तब करो जब 65 से ज़्यादा है। अगर ये तीनों ही फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स पार्ट को चला दो, जिसमें आप क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ फेल। ठीक है, चलो अब चलाते हैं इसको। अब असूलन क्या है, मार्क्स 75 है तो पहली इफ तो फॉल्स हो जाएगी, वो मार्क्स इक्वल टू 75 तो है ना, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बी प्लस प्रिंट होगा। तो आप क्या फील करते हो कि बी प्लस प्रिंट होना चाहिए? अपना आंसर लिख दें, क्योंकि आप लोगों ने सवाल देख लिया। तो मैं चैट खोली हुई है आपके पास, कुछ सेकंड्स हैं, अपना आंसर लिखें, इसका क्या आएगा। ओके यस, जबरदस्त, चलाते हैं और देखते हैं हुआ क्या। बी प्लस और सी प्लस प्रिंट हो गया। अब ये कंडीशन तो ट्रू ही नहीं हुई थी, तो ये कैसे चल गया? अब ना तहम्मुल के साथ सुनना है, भागना नहीं है आप लोगों ने। मैं रिपीट भी कर दूंगा लेकिन समझना है। याद है मैंने आपको सी के एग्जीक्यूशन का फ्लो समझाया था और मैंने आपको बताया था कि वो सिक्वेंशियली चलता है। सिक्वेंशियली चलने का पता है क्या मतलब है, कि वो इस तरह ऊपर से नीचे को स्टेटमेंट्स को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होते हैं। पहली लाइन में क्या हुआ, मार्क्स को वैल्यू साइन होगी 75। चलो नीचे आ जाओ, अब ये वाली लाइन देखो, वो देखेगा क्या मार्क्स 85 से ग्रेटर हैं। मार्क्स 85 से तो ग्रेटर नहीं है, 75 है, तो ये वाला पूरा ब्लॉक क्या हो गया, स्किप हो गया। अब वो नीचे आ जाएगा। अब वो देखेगा क्या मार्क्स 75 से ग्रेटर हैं, तो यस मार्क्स 75 के बराबर तो है ना, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा ये वाला पार्ट। अब वो नीचे आ जाएगा। अब ये वाली इफ को देखेगा, क्या मार्क्स 65 से ग्रेटर हैं, यस 75 65 से ग्रेटर है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, वो सी प्लस प्रिंट कर देगा। और अब ये वाली इफ चूंकि ट्रू हो गई है तो ये वाला एल्स जो है ये नहीं चलेगा, तो उसने इसलिए बी प्लस भी प्रिंट कर दिया और सी प्लस भी प्रिंट कर दिया। इसके सोल्यूशन को बाद में देखते हैं, पहले मुझे ये बता दें कि आपको समझ लगी कि बी प्लस और सी प्लस क्यों प्रिंट हुआ है। ठीक है, अच्छा ये हो गई प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन क्या है, हमें चाहता क्या, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना।
जी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सुन लें। सॉल्यूशन से पहले सॉरी प्रॉब्लम क्या है वो हम क्या चाह रहे हैं वो सुन लें। हम ये चाह रहे हैं कि रबिया आपका कोई क्वेश्चन है आप टाइप कर लो। अच्छा हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरी एक सर्टेन इफ ट्रू हो जाए उसके नीचे वाली इफ स्टेटमेंट्स ट्रू ना हो, ऐसे ही है। क्योंकि देखो मेरा ग्रेड 75 के बराबर था, मैंने एक बच्चे को बी प्लस ग्रेड दे दिया। अब तो नहीं मैं चाहता ना कि मैं उसको सी प्लस ग्रेड के लिए भी चेक करूं, मैं बाकी ग्रेड्स के लिए भी चेक करूं। तो मैं चाहता हूं कि जैसी मेरी पहली इफ कंडीशन ट्रू हो मैं बाकी इफ कंडीशंस को चेक करना नहीं चाहता। अब इसकी दो दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों को सुन लें, आपका पिछला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और आपको नया कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। पहला पता क्या है, पहला ये है कि मैं यहाँ पे साथ एंड ऑपरेटर डाल के उसे कहूं कि मार्क्स जो है ना दे शुड बी लेस देन 85। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मार्क्स 95 हो तो आप इसको भी ट्रू करा दो। यहाँ पे भी देखो कि भाई 85 से कम होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पे भी लिखो एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 75। ठीक है, तो एक तो ये सोल्यूशन है, ये तो सिंपल है, लेकिन इस तरह लिखने से ना कोड बहुत मैसी हो जाएगा। हम वापस आते हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि जैसी हमारी कोई इफ ट्रू हो, लेट्स से ये वाली ट्रू हो गई, इसके नीचे वाला पार्ट ना चले, तो हम पता है क्या करते हैं, हम इसके पीछे लगा देते हैं यहाँ पे एल्स, और इसी तरह हम इसके पीछे भी क्या लगा देते हैं एल्स। अब इसका पता है क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले कंपाइलर भाई इसको जाके चेक करो, अगर तो ये ट्रू नहीं होता तो ये एल्स चलाओ। एल्स का यही मतलब है ना कि उसकी इफ अगर फॉल्स है तो ही वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो ये एल्स के अंदर हम सिर्फ कुछ प्रिंट नहीं करा रहे, एल्स के अंदर हमें कोर इफ डाल दें, इसलिए इसे नेस्टेड इफ कहते हैं। तो हम कहते हैं एल्स के अंदर चेक करो कि अब मार्क्स का 75 से ग्रेटर है, क्योंकि 85 से ग्रेटर होने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि भाई ये वाली चीज फॉल्स हुई है तभी तो इसमें आया ना। इसी तरह अगर ये फॉल्स होती है तो फिर ये वाली एल्स इफ चेक होगी। अब यहाँ पे मार्क्स का 75 से ग्रेटर होने का चेक लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस एल्स में कोड आया ही तब है जब ये वाली एल्स क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी। तो अगर हम अब इसे चलाएं तो लें सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपका बी प्लस ग्रेड आ गया। तो दैट्स हाउ वी यूज इफ एल्स इफ, एंड दैट्स हाउ इफ एल्स इफ डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल इफ स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सर्टेन इफ ट्रू होने के बाद मैं अपनी बाकी इफ कंडीशंस को भी क्या करूं, चेक करूं। ठीक है, ये बात समझ लगी है तो हैंड रेस कर दें। ठीक है, ये आज आपका लेक्चर कंटेंट था। क्या पढ़ा हमने, दोबारा देख लेते हैं। हमने यूनरी ऑपरेटर्स देखे, हमने इफ कंडीशन को देखा, कुछ गलतियां देखी जो हम कर देंगे, जो इनके इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने नेस्टेड इफ को देखा, नेस्टेड इफ की जरूरत क्यों पेश आई हमने वो देखा। हमने एक केस स्टडी देखी जिसमें हमें पता लगा अच्छा नेस्टेड इफ को इस तरह यूज करना होता है। इसे इफ एल्स इफ भी कहते हैं। पाइथन पढ़ेंगे आप आईसीटी में, उसमें से इफ एलिफ कहते हैं आई गेस। ठीक है, तो ये आज के कॉन्सेप्ट से। अगर आज का लेक्चर समझ आ गया तो अपना हैंड रेस करते हैं सारे फॉर द लास्ट टाइम। ओके, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट के अंदर पूछ ले, नहीं तो इसे लेक्चर को एंड कर देते हैं। सारी समझ लग गई है? सर नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है, उसकी एक और एग्जांपल दे दें। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, आप क्विक रिकैप कर लेते हैं। अच्छी बात है, आप पूछ लिया करें आप लोगों को जिधर प्रॉब्लम हो। इधर से ट्राई करते हैं, बस इतना देख लें। मैं अगर यहाँ लिखूंगा ना इफ थ्री इज अ नॉन जीरो वैल्यू, तो प्रिंट एफ ये ले। ठीक है, बस इतना कर देते हैं और चला के देख लेते हैं क्या चल रहा है। हाँ, प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या था, ये प्रिंट होने की वजह ये है ना कि ये पार्ट ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू थी, तो यहाँ से जस्टिफिकेशन मिल गई कि एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? हिबा आपको समझ आइए? कैन वी यूज मल्टीपल यूनरी ऑपरेटर्स कंसेक्यूटिवली इन एन एक्सप्रेशन? उबैद हम कर सकते हैं। देखें, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क है, ये चीजें पहले याद रख लें। एक एक्सप्रेशन के अंदर यूनरी ऑपरेटर्स मल्टीपल यूज हो सकते हैं इफ देयर आर डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर मैं लिखता हूँ ना a प्लस 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 बी प्लस प्लस, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखता हूँ ना a प्लस 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 बी प्लस प्लस के अराउंड ब्रैकेट डाल दूं और फिर मैं आगे लिखूँ माइनस ब्रैकेट में फिर प्लस प्लस a लिखूं, तो ये दो डिफरेंट एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं एक एक्सप्रेशन की बात करूँ ना, तो मैं उसमें एक वेरिएबल पे डबल टाइम ऐसे नहीं कर सकता, उससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। आप करके देख लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली किसी की किस्मत अच्छी हो, सही आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है।
और मल्टीपल यूनिटी ऑपरेटर्स, हाँ, अगर आप किसी और वेरिएबल पे लगाना चाह रहे हैं तो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं ये कर सकता था कि मैं कर दूं c इज इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस b माइनस माइनस, ये इट्स टोटली फाइन। और कोई किसी का सवाल? ठीक है, अब कल ना हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट को, फिर हम देखेंगे कि ज़रूरत क्यों पड़ी, कितने नफलों का स्वभाव था हमने किया, और फिर हम देखेंगे फॉर लूप को। तो एक चीज़ मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, आपका मेरे साथ जो सेशन इंशाल्लाह अगर चला, अल्लाह ताला ने चाहा, तो ये तेज़ जाएगा, ये यूनिवर्सिटी से आगे निकल जाएगा। आप लोग ओवरवेल्म भी फील करोगे, बट मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि जो असाइनमेंट्स वगैरह मैं दे देता हूँ या लेक्चर नोट्स दे रहा हूँ, उनको एटलीस्ट इतना रिवाइज कर लो कि जब आपका टीचर पढ़ाए तो आप रिकॉल कर सको कि हाँ, मैंने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है। सिर्फ इतनी चीज़ों की समझ रख लो, आप प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। मैं कभी भी दावा नहीं करूंगा कि मैं आपको आपके टीचर से बेहतर प्रोग्रामिंग सिखा के चला जाऊंगा, लेकिन मैं एटलीस्ट आपको वो चीज़ें इतनी करा सकता हूँ कि जब आप उनको दोबारा देखो तो आपको मसला ना हो, आपको पता हो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ये कोर्स आगे जाएगा। तो अब आपने कई बच्चों ने सुन के कहा होना कि ये तो कल फॉर लूप पे भी जाने लगे हैं इतनी जल्दी, तीसरा लेक्चर है अभी, लेकिन ये चीज़ ऐसे ही है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपका कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इतना भी जल्दी नहीं, लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा। बेसिक होगा या एडवांस, उबैद आप लोगों का लेवल अभी ना, आपका तो नहीं, अगर आपको चीज़ें पता है, लेकिन जो मैं एज ए कम्युनिटी बात कर रहा हूँ, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, वो बेसिक ही हैं। तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक लॉजिक बिल्डिंग देखेंगे, सिंपल स्टेटमेंट्स को लिख के चीज़ें कैसे सीखते हैं। सी प्लस और उसमें एडवांस जाने का अभी फ़ायदा नहीं है, उसके लिए आपके पास दूसरी लैंग्वेजेस हैं, आप उसमें जाएँ, उन चीज़ों को सीखें, वो बेहतर है। अच्छा, अगर आप सबको आज के लेक्चर की समझ आ गई, आप हैंड रेस कर दें फॉर द फाइनल टाइम, मैं इस लेक्चर को इधर एंड कर देता हूँ। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड है, अगर सवाल नहीं आया तो ये चैट इधर ही बंद हो जाएगी मेरी तरफ से। फिर अल्लाह हाफिज़ आप सबको। चलें, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।